नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 10 अक्टूबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। मंडे है तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, 4 के लगभग इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। हाँ, 6 इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं। एक न्यूज़ तो ये है कि डायरेक्ट टैक्स जो रेवेन्यू है वो इस साल तक, अभी तक के टाइम पीरियड में 8 अक्टूबर तक देखा जाए तो लगभग 24% बढ़ा है। तो बेसिकली डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, जिसमें इनकम टैक्स आता है, कॉर्पोरेट टैक्स आता है, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स आता है, ये कितना बढ़ा है इसके रिस्पेक्ट में कुछ फिगर्स हैं, इनको देख लेंगे। फिर आई डोनेशन को लेके अलग अलग स्टेट्स में क्या स्टैटिस्टिक्स हैं, इनको देखेंगे। मालाबार एक्सरसाइजेस इस साल जापान होस्ट कर रहा है, इंडियन नेवी ज्वाइन करेगी, इसको देखेंगे। यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस, जिसमें इंडिया बहुत सारी फोर्सेस आप कह लो कंट्रीब्यूट करता है, पाकिस्तान भी बड़े अमाउंट में फोर्सेस कंट्रीब्यूट करता है। इनमें जिन लोगों की मृत्यु हो रही, जो फैटलिटीज है वो बढ़ रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। फिर एडिटोरियल में इंडिया इंक प्राइवेट कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा पा रहा है, इनफैक्ट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ा पा रहा और सरकार की तरफ से पब्लिक इन्वेस्टमेंट सूख गई है, इसके बारे में बात करेंगे। फिर फेट ऑफ चिप्स, सेमीकंडक्टर चिप्स, आज की डेट में ताइवान और साउथ कोरिया, इनफैक्ट ताइवान इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड। वो कंट्री जो चिप मैन्युफैक्चरिंग में पीछे छूट जाएगा वो दुनिया में पीछे छूट जाएगा, इसके बारे में बात करेंगे। कैसे केरला की हड़तालों ने केरला की इकोनॉमी को तोड़ के रख दिया, एकदम शांत रख दिया, लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। पीस प्राइस पॉलिटिक्स, स्टेटस बियॉन्ड फेथ, कॉलिशन ऑफ द वर्ल्ड, तो कुल मिला के 6 आर्टिकल्स हैं जो डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले वर्ड ऑफ द डे, कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, बहुत महंगा होना। कॉस्ट इन आर्म एंड लेग आप समझ सकते हो, मतलब ओवरऑल इतनी महंगी चीज को उसको पाने के लिए आपका एक हाथ और एक पाँव चला जाए, मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा। जैसे इट कॉस्ट इन आर्म एंड लेग टू अटेंड कॉलेज दीज डेज, किसी प्राइवेट कॉलेज में जाना हो तो लाखों रुपए फीस होती है। जापान के प्लेन टिकट्स आर गोइंग टू कॉस्ट इन आर्म एंड लेग, मतलब कोई भी चीज़ जब आपको मिल रही है बहुत ही ज़्यादा महंगी मिल रही तो कॉस्ट इन आर्म एंड लेग। वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। लाइक और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर चैनल के मतलब के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए, इसलिए मैं बार बार आपको रिमाइंड कराता रहता हूँ। चलिए, पहला जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी टैक्सेशन। डायरेक्ट रेवेन्यूज अप 16.3% एट 7.5 लाख करोड़। तो इंडिया के डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 2022-23 में पहुंच गए हैं 7.45 लाख करोड़ तक। अगर आप देखो तो 8 अक्टूबर तक, देखिए पूरे फाइनेंशियल ईयर का एक बजट होता है जिसमें एस्टिमेटेड इनकम्स काउंटेड होती है। तो 2022-23 फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है? 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। अब इस फाइनेंशियल ईयर में एक्सपेक्ट किया गया, एस्टिमेट किया गया है कि इतने डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आएंगे, इतने इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आएंगे। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है इनकम टैक्स। अभी 8 अक्टूबर तक टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात की जाए तो वो पूरे साल का 52.3% है। देखिए इसके रिस्पेक्ट में यहां पे दे रखा है। ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितने हैं आप समझिए। दो तरीके के टैक्स कलेक्शन होते हैं, एक तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, एक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन। आपने सुना होगा इनकम टैक्स के रिफंड के बारे में। तो जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 8.98 लाख करोड़ का है बाई सैटरडे, बाई 8 अक्टूबर। 2021-22 के कलेक्शन से ये 23.8% ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिफंड हटा देते हो तो जो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बचता है वो बचता है आपका लगभग 7 पॉइंट, जहाँ पर लिख रखा है 45 लाख करोड़। तो 8 अक्टूबर तक जो टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 8.98 लाख करोड़ है, जिसमें से रिफंड आपने निकाल दिया 1.53 लाख करोड़ का। रिफंड भी बढ़ा है, ठीक है ना। तो बचा कितना? इफेक्टिवली नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कितना हुआ? 7.45 लाख करोड़, ठीक है। तो पिछले साल के नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के रिस्पेक्ट में इस साल का जो नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन है वो 16.3% ज्यादा है 8 अक्टूबर तक का डाटा देखा जाए तो। 1 अप्रैल 2022 से 8 अक्टूबर 2022 ये फिगर को कंपेयर किया जा रहा है 1 अप्रैल 2021 से 8 अक्टूबर 2021 को, और नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7.45 लाख करोड़ है, पिछले साल से 16.3% ज्यादा। जो इस बार टैक्स रिफंड है वो 1.53 लाख करोड़ है, पिछले साल से 81% ज़्यादा। और डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ग्रॉस इस साल 8.98% है, पिछले साल से 23.8% ज़्यादा। तो ये फिगर बस आपको यहाँ पे बताना है। जो नेट पर्सनल इनकम टैक्स कलेक्शन है वो 17.35% है। पर्सनल इनकम टैक्स समझ रहे हो ना दोस्तों। इनकम टैक्स के अंदर भी बहुत प्रकार के इनकम टैक्स होते हैं। एक तो होता है पर्सनल इनकम टैक्स और होता है कॉर्पोरेट टैक्स।
कॉर्पोरेट टैक्स भरती है पूरी की पूरी कंपनी, और इनकम टैक्स हम इंडिविजुअल लोग भरते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने साल में 8 लाख रुपए कमाए, आपने साल में 15 लाख रुपए कमाए, तो आप अपनी पर्सनल इनकम पे इनकम टैक्स दोगे, तो इसको आप बोलते हो पर्सनल इनकम टैक्स। और कॉर्पोरेट टैक्स तो भैया ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज जितना भी पैसा कमा रही है उसका ऑडिटेड अकाउंट एक इनकम टैक्स फाइल करेगी, इसको आप बोलते हो कॉर्पोरेट इनकम। ठीक है भाई। फिर एक चीज होती है सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में लगभग इजाफा हुआ है 16.25% का। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स क्या होती है? तो फॉर एग्जांपल अगर आप स्टॉक मार्केट में जाके अपने पोर्टफोलियो में कोई शेयर खरीदते हो या बेचते हो, तो खरीदने बेचने में आपके ट्रांजैक्शन में कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, बहुत छोटी सी कॉस्ट होती है, उसको आप बोलते हो STT। तो जब भी आप कोई एसेट बेच रहे होते हो या खरीद रहे होते हो स्टॉक एक्सचेंज पे, तो वहां पे एक टैक्स लगाया जाता है, उसको आप बोलते हो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। याद रखिएगा करेंसी और कमोडिटी ट्रांजैक्शन में टैक्स नहीं लगाया जाता है, लेकिन स्टॉक, शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, डिबेंचर्स, इस प्रकार की चीजों में जब आप डील करते हो तो STT लगता है। ठीक है भाई। अब ये डाटा हमने 8 अक्टूबर तक का डिस्कस किया, यही डाटा 17 सितंबर तक के लिए भी दे रखा है। तो 17 सितंबर तक नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 7 लाख करोड़ थे, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 8,36,000 करोड़ थे। अब ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इतने स्पेसिफिक फिगर्स जानना भी जरूरी नहीं है, बस ठीक है समय समय पे साल साल में ओवरऑल कितना डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आया, कितना ग्रॉस रिफंड आया, कितना नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन आया, ये सब चीज़ों के बारे में अक्सर कर इन्फॉर्मेशन निकलती रहती है। डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा क्या है? डायरेक्ट टैक्स की परिभाषा ये है कि ओवरऑल टैक्स लगाने वाला जो है उसी को टैक्स दिया जा रहा है। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है कि जो टैक्स लगाने वाला है हो सकता है उसको ना टैक्स दिया जा रहा हो, किसी और को टैक्स दिया जा रहा हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मार्केट में गया और मैंने जाके एप्पल का एक आईफोन खरीद लिया। मान लो ये आईफोन मैंने 1 लाख रुपए खरीदा और उसमें 10,000 रुपए GST है। तो मैं जब 1 लाख रुपए का आईफोन खरीदूंगा तो 10,000 रुपए की GST किसको दे रहा हूँ? दे रहा हूँ मैं एप्पल कंपनी को। एप्पल कंपनी मेरे बिहाफ पे वो GST सरकार को देगी, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, क्योंकि मैंने अपना टैक्स सीधे सरकार को नहीं दिया। जो मैं 10,000 रुपए GST दे रहा हूँ पहुंचना सरकार के पास ही है, बट वो वाया एप्पल कंपनी खरीदेगा, पहुंचेगा। समझ गए? तो ये फर्क होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस का। इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपको पता है, जब कंपनियां टैक्स भरती हैं तो कॉर्पोरेट टैक्स की कैटेगरी हो जाती है, और जब इनकम टैक्स मतलब इंडिविजुअल। आप समझिए एक कंपनी का डायरेक्टर, उसकी इनकम है 16 करोड़ रुपए, मान लो उसका पैकेज बहुत सारे लोगों का होता है 16 करोड़ का, हम लोग तो सपने देखते हैं कभी 1 करोड़ का पैकेज हुआ होता होगा। ठीक है, अभी वो कंपनी जब अपना इनकम टैक्स भरेगी तो कॉर्पोरेट टैक्स होगा, लेकिन उसका डायरेक्टर जब अपना पर्सनल इनकम टैक्स भरेगा तो वो इनकम टैक्स की कैटेगरी में आ जाएगा, पर्सनल इनकम टैक्स की कैटेगरी में। फिर अगर आगे बात की जाए तो बहुत सारे प्रकार के छोटे छोटे कॉर्पोरेट टैक्सेस होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में बता चुका हूं क्या होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो समय समय पे आपको डिविडेंड प्रोवाइड किया जाता है उस शेयर के ऊपर, तो इस डिविडेंड के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, वो होता है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। डिविडेंड समझते हो ना, एक प्रकार का आप कह लो प्रीमियम। आपने, मैंने मान लो रिलायंस का 2,000-2,500 रुपए का एक शेयर खरीद रखा है, तो रिलायंस कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी अपने शेयर होल्डर्स को थोड़ा पैसा देगी, तो पर शेयर कितना पैसा है वो समय समय पे एसरटेन किया जाता है, उसको बोला जाता है डिविडेंड, और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता है। फिर होता है फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपने एग्जीक्यूटिव को मेड का, ड्राइवर का, इन सब चीज़ों का आप कह लो प्रीमियम देती हैं, पर्क्स देती हैं, तो इन पर्क्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो फ्रिंज बेनिफिट टैक्स। मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, तो कंपनीज एक्ट के अंदर कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट को हमेशा जीरो दिखाती है, डिफ्लेट करती हैं अपने प्रॉफिट को। तो वो कंपनी जिनका रेवेन्यू अच्छा खासा है, जिनका टर्नओवर अच्छा खासा है, लेकिन वो अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा के प्रॉफिट्स हमेशा जीरो दिखाती हैं, उनके ऊपर एक मिनिमम अल्टरनेट टैक्स लगाया जाता है। फिर एक होता है कैपिटल गेन्स टैक्स। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदे मान लो 50 लाख रुपए की और उसको मार्केट में बेच दिया 70 लाख रुपए का, तो आपने उस प्रॉपर्टी के थ्रू 20 लाख रुपए कमाया, तो उस 20 लाख रुपए के ऊपर आप कैपिटल गेन्स टैक्स दोगे। ये चीज सिर्फ प्रॉपर्टी पे नहीं, बॉन्ड्स, शेयर्स, आप किसी भी और चीज के ऊपर लगेगा। मतलब आपका कोई भी एसेट है, कोई भी इन्वेस्टमेंट, उसको आप बेचते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो रिलायंस के 2000 शेयर है, मैंने खरीदे थे 500 रुपए प्रति शेयर में, बेच रहा हूँ 800 रुपए प्रति शेयर में, तो प्रति शेयर 300 रुपए का फायदा हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कैपिटल गेन्स टैक्स यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर आ जाते हैं अगली न्यूज पे, जीएस पेपर 2, इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ डिस्पैरिटी अमंग स्टेट्स इन फैसिलिटीज फॉर आई डोनेशन। देखिए क्या है, केंद्र की सरकार ने बहुत इन्फेसिस दिया है कि पूरे इंडिया में जो आई डोनेशन वाली चीज है इसको हम इंप्रूव कर सकें, लेकिन हमारे देश में ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पे ओवरऑल जीरो कॉर्निया कलेक्शन है 2021-22 में। गोवा, जम्मू एंड कश्मीर,
नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य और आइलैंड स्टेट्स जो है हमारे, वहां पे जीरो कॉर्निया कलेक्शन है 2021-22 में। अगर आप देखो तो नेशनल ब्लाइंडनेस सर्वे 2015-19 के हिसाब से इंडिया के अंदर लगभग 4.8 मिलियन 48 लाख लोग हैं जो ब्लाइंडनेस और कॉर्नियल ब्लाइंडनेस से सफर कर रहे हैं। कॉर्नियल ब्लाइंडनेस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लाइंडनेस। ओवरऑल टोटल ब्लाइंडनेस अगर इंडिया में जितनी भी है 100% है, तो 7.4% ब्लाइंडनेस कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की वजह से है। अब थोड़ा कॉर्नियल ब्लाइंडनेस की बात कर लेते हैं, क्योंकि जो पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल है उसी से रिलेटेड है। एक कॉर्निया ट्रांसप्लांट को केरेटोप्लास्टी कहते हैं। ये एक प्रकार का सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें पूरी की पूरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं होती, आंख का एक कॉर्निया टिश्यू ट्रांसप्लांट होता है। तो ये जो कॉर्नियल टिश्यू है ये डोनर आपका ओवरऑल एक्सेप्ट करने वाले इंडिविजुअल को देता है। तो कॉर्निया क्या है? ट्रांसपेरेंट डोम शेप्ड सरफेस ऑफ द आई। यहीं पे आई आपकी आंख में एंट्री मारती है और ओवरऑल कॉर्निया आपकी आई की एबिलिटी को डिफाइन करता है टू सी क्लियरली। और फॉर द प्रिजर्वेशन एंड रेस्टोरेशन ऑफ साइट कॉर्निया डोनेशन इज वेरी मच नेसेसरी। एक कॉर्निया डोनर 2 लोगों की आई साइट को रिस्टोर कर सकता है, ठीक है। और कॉर्निया को डोनेट करने के लिए ब्लड ग्रुप मैच कराना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। अगर आपकी आई साइट कमजोर है तो भी आप कॉर्निया डोनेट कर सकते हो। आपकी आई का कलर अलग है, एज ज्यादा, तब भी आप कॉर्निया डोनेट कर सकते हो। हाँ, कुछ हाईली ट्रांसमिसेबल और कम्युनिकेबल डिजीज का इन्फेक्शन अगर आपको है, जैसे HIV हो गया आपको, या फिर कोई और ऐसा आपको हाईली, जैसे कि फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस हो गया, तो उस केस में फिर आप कोरोना का डोनेशन नहीं कर पाओगे। नहीं, बाकी केसेस में आप कर सकते हो, ठीक है। अब बात यह है कि जो कॉर्निया डोनेशन है ये कुछ स्टेट्स में ना के बराबर है। RTI इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड की गई, उसमें बोला गया कि गोवा, जम्मू एंड कश्मीर, कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य और कुछ आइलैंड स्टेट्स में तो कॉर्निया कलेक्शन हुआ ही नहीं 2021-22 में, ठीक है। कुछ ऐसे स्टेट्स है जहां पे अच्छा खासा कॉर्निया कलेक्शन हुआ, जैसे कर्नाटका में, तमिलनाडु में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, ठीक है भाई। ये जो इन्फॉर्मेशन है वो चंद्रशेखर गौर साहब ने हेल्थ मिनिस्ट्री से मानी, और हेल्थ मिनिस्ट्री ने ही इन्फॉर्मेशन दी है कि कुछ स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं इंडिया के अंदर जिनमें एज ऑन जुलाई 2021 कोई भी फंक्शनल आई बैंक नहीं है और वहां पे कॉर्निया के ट्रांसप्लांटेशन मतलब डोनेशन हुए ही नहीं है। अगर आप देखो तो हमारे देश में कुछ जगह हैं जहां पे एक बहुत अच्छा नेटवर्क आई बैंक है, जैसे तो उत्तर प्रदेश में 41 आई बैंक है, कर्नाटका में 32, गुजरात 25, आंध्र प्रदेश 19, तमिलनाडु 20। कॉर्निया ट्रांसप्लांट की बात की जाए तो 2016-17 में इंडिया में 30,740 कॉर्निया ट्रांसप्लांट हुए थे, 2021-22 में 24,783, लेकिन कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे बिल्कुल गिर गए, केवल 11,859 बचे। अभी के समय पे जो सीनियर हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स हैं वो ये बोल रहे हैं कि भाई आई डोनेशन और कॉर्निया कलेक्शन इसकी स्पीड इंडिया में थोड़ी धीमी है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है। कहीं ना कहीं आई डोनेशन को लेकर अभी भी लोगों के अंदर कुछ मिथ्स हैं। इंडिया के अंदर एप्रोप्रिएट और इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ आई बैंकिंग फैसिलिटीज है, इनको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है, लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने की कोशिश की जा रही है ताकि ओवरऑल इस डोनेशन के एस्पेक्ट को इंप्रूव किया जा सके। देखा जाए तो अलग अलग स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज ने जो भी डाटा दिया है अंडर द नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस and visual impairment, on an average 40 to 50% donated eye corneas were utilized for corneal transplantation annually। एक और प्रॉब्लम है, एक तो कॉर्नियल डोनेशन ज्यादा हो नहीं रहा है, ऊपर से जितना भी कॉर्नियल डोनेशन हो रहा है उसमें एक्चुअली में केवल फाइनली 40 से 50% हम एफिशिएंसी रख पाते हैं। अगर 100 लोग अपनी कॉर्निया को डोनेट कर रहे हैं तो फाइनल यूजेज केवल 40 से 50 का हो पाता है। क्यों? क्योंकि हमें ओवरऑल उन कॉर्निया के डोनेशन के बाद उनको प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व करके भी रखना है। इसीलिए हेल्थ मिनिस्ट्री ने नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस एंड विजुअल इंपेयरमेंट के अंदर कुछ करेक्टिव स्टेप्स लिए, जैसे कि आई बैंक को समय समय पर रिकरिंग ग्रांट दिया जाएगा कि वो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन ऑफ डोनेटेड कॉर्नियाज का ध्यान रखें। मतलब जो भी कॉर्निया और जो भी डोनेटेड आई टिश्यू एक आई बैंक के पास आ रहे हैं, समय समय पे आई बैंक के पास पैसा आना चाहिए कि उन डोनेटेड टिश्यूज को प्रॉपर तरीके से स्टोर करके रखा जा सके। फिर जो नॉन रिकरिंग ग्रांट देनी आई बैंक को, ताकि पब्लिक सेक्टर, सरकारी जो आप कह लो आई हॉस्पिटल्स है, उनके पास अप्रोप्रिएट ऑप्थेल्मिक इक्विपमेंट्स हो, इंस्ट्रूमेंट्स हो, ताकि ओवरऑल ये जो कॉर्निया के डोनेशन है, आई टिश्यूज़ के डोनेशन है, उनको मेंटेन किया जा सके। फिर प्रोवाइडिंग फ्री सप्लाई ऑफ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कॉर्निया प्रिजर्वेशन एंड स्टोरेज मीडियम टू गवर्नमेंट आई बैंक्स। मतलब गवर्नमेंट आई बैंक्स के पास शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में कॉर्निया प्रिजर्वेशन के प्रॉपर सप्लाईज हो, ठीक है ना। आई सर्जन्स को इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आई बैंकिंग में, केरेटोप्लास्टी से रिलेटेड फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना,
ये सब कहीं ना कहीं ओवरऑल यहाँ पे किया जा रहा है सरकार के द्वारा, ताकि जो थोड़ी बहुत कॉर्नियास डोनेट होके आ रही हैं उनको तो कम से कम प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि 100 कॉर्निया अगर डोनेट होती हैं तो फिर फाइनली यूटिलाइज केवल 40 से 50 होती है, कई तो रखे रखे खराब हो जाती हैं। तो ओवरऑल अगर कोई कॉर्निया डोनेट होके आ रही है तो उसका स्टोरेज, ट्रांसप्लांटेशन, प्रॉपर यूज ये इंश्योर करना जरूरी है। फिर अगली न्यूज, जीएस पेपर 3 डिफेंस इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन नेवी टू ज्वाइन एक्सरसाइज मालाबार इन जापान नेक्स्ट मंथ। तो भैया जापान 2022 एडिशन होस्ट करेगा मालाबार नेवल एक्सरसाइज का, जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस सब है। ठीक है, अब यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखो ना तो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हो रही है, बस यही बताया गया है इस आर्टिकल में। तो भैया मालाबार नेवल एक्सरसाइज हो रही है 2nd वीक ऑफ नवंबर में। फिर इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है, ठीक है, 70th एनिवर्सरी ऑफ द जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्सेस, इसके रिस्पेक्ट में 1st वीक ऑफ नवंबर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है। ठीक है भाई, फिर अगर आप देखो तो अक्टूबर एंड में इंडिया यूएस की बायलेटरल आर्मी एक्सरसाइज हो रही है, युद्ध अभ्यास, और ये एक्सरसाइज अभी रिसेंटली इसलिए भी न्यूज में थी क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना बॉर्डर से केवल 100 किलोमीटर की दूरी पे हो रही है उत्तराखंड में। ठीक है, देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया जिसने 2020 में मालाबार एक्सरसाइजेस को ज्वाइन किया है, वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि हमें मालाबार एक्सरसाइज आप होस्ट करने दो, बट अब तक ऑस्ट्रेलिया को मौका नहीं मिल पाया। इस बार भी मालाबार एक्सरसाइज को होस्ट कर रहा है जापान। अब ये जो पहले वीक ऑफ नवंबर में इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू हो रहा है, इसके पैरेलल एक और फंक्शन हो रहा है जिसको आप बोलते हो 18th वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम। अब इंडिया इस 18th वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम में पार्ट लेगा या नहीं लेगा ये पता नहीं। इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में तो इंडिया पार्ट ले रहा है। अगर आप देखो तो वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम की वर्कशॉप 2022 में भी हुई थी, जापान ने इसको होस्ट किया था जून में। इसमें 20 WPNS मेंबर नेशंस ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएस तो थे ही, 6 ऑब्जर्वर नेशंस भी थे, बांग्लादेश, कोलंबिया, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, यूके। समझ गए? तो वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम भी हो रहा है, इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू भी हो रहा है, युद्ध अभ्यास भी हो रहा है, भैया मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस भी हो रही है, प्रॉपर खिचड़ी पकी हुई है। और इससे पहले भी थोड़े दिन पहले वॉचडॉग 2022 हुई थी, जिसमें इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया था, चाइना की पीपल लिबरेशन आर्मी ने भी पार्टिसिपेट किया था। हालांकि हमने जो जापान के सी में ड्रिल्स हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया ताकि जापान ना नाराज हो जाए। फिर भैया इंडिया एक मल्टीलेटरल एंटी टेरर एक्सरसाइज मानेसर एंटी टेरर 2022 भी होस्ट कर रहा है, जो कि एससीओ के एम्बेड के अंदर आती है। एससीओ का जो रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर आता है। ये 8 से 13 अक्टूबर होगी मानेसर एंटी टेरर 2022 एक्सरसाइज। फिर पिछले महीने इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था एक्सरसाइज ककाड़ू ने, इसको होस्ट किया गया था रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा। इंडिया की तरफ से INS सतपुरा और P8I MPA यहाँ पे गए थे। ये एक्सरसाइज हुई थी 12 सितंबर से 25 सितंबर। 20 नेशंस के 34 एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। फिर अगर आप देखो तो विशाखापट्टनम में सितंबर में इंडिया और जापान ने 6th एडिशन होल्ड किया बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज जाइमेक्स 2022 का। फिर अगर आप देखो तो अर्ली सितंबर में इंडियन एयरफोर्स ने 16 और दूसरे नेशंस के साथ एक्सरसाइज पिच ब्लैक कंडक्ट की, जिसको होस्ट किया जा रहा था ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के द्वारा। तो मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में ही इतनी एक्सरसाइजेज हो रही हैं कि आपके लिए रटना मुश्किल हो जाएगा एग्जाम के लिए। समझ गए? फिर इसके बाद अगर आप देखो तो IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स का बाई एनुअल फायर पावर डेमोन्स्ट्रेशन वायु शक्ति, ये अभी के लिए फिलहाल पोस्टपोन हो गया है। मार्च में होना था बट अभी तक पोस्टपोन्ड है। ऑस्ट्रेलिया का एक फ्लैगशिप रीजनल एंगेजमेंट एक्टिविटी है इंडो पैसिफिक एंडेवर IPE, ये अभी के लिए चल रहा है। तो इंडो पैसिफिक एंडेवर जिसको होस्ट कर रहा है ऑस्ट्रेलिया, इसमें 5 शिप्स, 11 हेलीकॉप्टर्स और 1800 पर्सनल्स ऑस्ट्रेलिया के 14 अलग अलग कंट्रियों में जाएंगे, साउथ ईस्ट एशिया की और नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन की, सितंबर 26 से लेकर नवंबर 26 के बीच में। ये जो इंडो पैसिफिक एंडेवर है ना ऑस्ट्रेलिया का, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है ज्वाइंट गाइडेंस फॉर द ऑस्ट्रेलिया इंडिया नेवी टू नेवी रिलेशनशिप। इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट इंडियन नेवी और रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने अगस्त 2021 में साइन किया था, जिसके चलते इंडिया ऑस्ट्रेलिया दोनों इंगेज करेंगे इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम, वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम, इंडियन ओशन रेन एसोसिएशन और एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप सबऑर्डिनेट टू एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स के साथ। ठीक है, फिर अगला आर्टिकल, भैया यूएन पीस कीपिंग फोर्सेज में मरने वाले लोगों की तादाद बढ़ रही है। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्सेज के ऊपर डायरेक्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से फैटेलिटीज बढ़ रही हैं। क्या है, यूनाइटेड नेशंस के जो अंडर सेक्रेटरी हैं जनरल जीन पियरी लैक्रिक्स, इन्होंने एक इंटरव्यू दिया। ये दिल्ली आए थे पिछले हफ्ते और यहाँ पे आके इन्होंने इंडियन ऑफिशियल्स के साथ बातचीत की।
अब इस बातचीत में इंडिया ने ओवरऑल एक मुद्दा उठाया यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का। पिछले 60 सालों में इंडिया अपने 179 सोल्जर्स को खो चुका है पीस कीपिंग फोर्सेस में। ये जो पीस कीपिंग फोर्सेस है यूनाइटेड नेशंस के अंदर काम करती है। इंडिया का एक मुद्दा तो ये है कि पहली बात तो पीस कीपिंग फोर्सेस के ऑपरेशन में इंडिया को इनफ अमाउंट ऑफ से नहीं मिलता, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि इंडिया सबसे ज्यादा पीस कीपिंग फोर्सेस को कंट्रीब्यूट करता है। पाकिस्तान का भी यही बोलना है कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हमें बहुत से नहीं दिया जाता है, जबकि हम सबसे ज्यादा फोर्सेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी रिसेंटली देखिए तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में हमारे 2 भारतीय जवान शहीद हो गए, ठीक है ना, क्योंकि वहां पे कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे। बहुत सी ऐसी कंट्रीज अफ्रीका में जहां पे इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस डिप्लॉयड हैं, वहां पे आप कह लो इंसर्जेंसी इतनी ज्यादा है कि जो भी ग्रुप्स लड़ाई कर रहे हैं पीस कीपिंग फोर्सेस के अगेंस्ट, वो पीस चाहते ही नहीं है। और कभी कभी इन पीस कीपिंग फोर्सेस को पीस इंपोज करने के लिए लगा दिया जाता है। समझ गए? देखिए अफ्रीका में बहुत मेजर स्केल पे पीस कीपिंग फोर्सेस ऑपरेशंस कर रही हैं। बहुत सारे टेररिस्ट ग्रुप और क्रिमिनल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। अब इन टेररिस्ट और क्रिमिनल ग्रुप्स के साथ लड़ना पड़ता है इन पीस कीपिंग फोर्सेस को, तो मृत्यु हो जाती है। 2020 में 13 ऐसे आप कह लो सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, 2021 में 25 और 2022 अगस्त तक 26 यूएन पीस कीपर्स की मृत्यु हो चुकी है। तो ओवरऑल जो नंबर ऑफ फैटिलिटीज हैं, जो नंबर ऑफ मौतें हैं यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस के अंदर, वो धीरे धीरे करके बढ़ रही हैं। इंडिया का बोलना है कि भैया अल्टीमेट डिसीजन मेकिंग यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस की है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास। इंडिया जैसी कंट्रीज जो बड़ी तादाद में पीस कीपिंग फोर्सेस कंट्रीब्यूट करती हैं, इनको ज़्यादा से नहीं मिलता है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस को डिसाइड करने में। दूसरा, इंडिया ये भी बोल रहा है कि ये जो यूएन पीस कीपर्स हैं, ये एक्चुअली में पीस कीपिंग नहीं कर रहे हैं, ये पीस को इन्फोर्स कर रहे हैं। कुछ जगहों पे जो नहीं चाहते हैं लोग, उनको ज़बरदस्ती वो करने को मजबूर कर रही है पीस कीपिंग फोर्सेस, तो इनकी जान के ऊपर खतरा है। तो ओवरऑल अगर किसी पर्टिकुलर कंट्री में किसी एक ग्रुप की मैलिशियस और वायलेंट एक्टिविटी की वजह से पीस कीपिंग फोर्सेस में किसी की जान जाती है, तो हु विल इंश्योर अकाउंटेबिलिटी, हु विल हेल्ड दैट पर्टिकुलर प्लेयर फॉर दैट वायलेंस? इसके ऊपर इंडिया ने सवाल उठाया कि कोई मैकेनिज्म डिवाइस होना चाहिए कि अगर पीस कीपिंग फोर्सेस को कुछ नुकसान होता है, फैटिलिटीज होती हैं, तो हु विल बी अकाउंटेबल टू देम। फिर फॉलन पीस कीपर्स के लिए एक मेमोरियल वॉल बनवाना, ये भी इंडिया की एक डिमांड है। इंडिया का ये भी बोलना है कि पीस कीपिंग ऑपरेशंस में हमें ज़्यादा से दी जाए। अब लेट्स सी कितनी डिमांड सुनी जाएंगी। यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की बात की जाए तो डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस यूनाइटेड नेशंस की पीस कीपिंग फोर्सेस को डिप्लॉय करता है। बेसिकली ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो फोर्सेस को डिप्लॉय कर रहा है पूरी दुनिया में जहां पे भी अशांति है, इनस्टेबिलिटी है, जहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है जिन कंट्रीज में, वहां पे शांति लाने के लिए। पीस कीपिंग की बजाय पीस बिल्डिंग, पीस मेकिंग, पीस इन्फोर्समेंट ये भी करती हैं ये फोर्सेस। ये तीनों की अलग अलग परिभाषा है, लेकिन कभी कभी ये परिभाषाएं एक दूसरे के साथ ओवरलैप भी कर जाती है। पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में एक्स कॉम्बटेंट्स को असिस्ट करने के लिए, पीस प्रोसेस को ग्राउंड लेवल पे ऑब्जर्व करने के लिए भी इन पीस कीपर्स को कई बार डिप्लॉय किया जाता है। इनको ब्लू बैरेट्स या ब्लू हेलमेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये जो बैरेट हेलमेट पहुंचते हैं उसका जो कलर होता है वो नीला होता है। यूनाइटेड नेशंस चार्टर के हिसाब से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी की, और बहुत हद तक सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करता है इन पीस कीपिंग ऑपरेशंस के डिप्लॉयमेंट। तो करंट अफेयर्स यहाँ पे खत्म हो चुका है, एडिटोरियल पे आ जाते हैं। अब एडिटोरियल का पहला आर्टिकल, व्हाई इंडिया इंक इज नॉट टेकिंग अ हनुमान लीव। पुलाप्रे बालाकृष्णन साहब का ये आर्टिकल है, क्या बोल रहा है देखिए। 15 सितंबर को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कॉर्पोरेट लीडर्स ऑफ द कंट्री के साथ मीटिंग की और उनसे बोला कि भाई हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, हमने आपके लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स कम कर दिया, नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 25% से कम करके 15% कर दिया गया है। जो एग्जिस्टिंग कॉर्पोरेट कंपनीज है उनके लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30% से कम 22 कर दिया गया है। सोचिए इंडिविजुअल टैक्स पे मेरे आपके जैसे लोग 30% इनकम टैक्स देते हैं और बड़ी बड़ी कंपनियों को सिर्फ 22% इनकम टैक्स देना है, 25% इनकम टैक्स देना है। समझिए, तो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स को हमसे इंडिविजुअल टैक्स पेयर से कम पैसा देना है। इसीलिए तो करंट सरकार को बहुत ज़्यादा प्रो बिजनेस फ्रेंडली समझा जाता है। तो निर्मला सीतारमण जी बोल रही हैं कि जब प्रेजेंट सरकार आपको टैक्स रिबेट्स इतनी हाई क्वांटिटी में दे रही है, तो भैया फिर आप लोग अपना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहे हो? अब कौन से इन्वेस्टमेंट की बात होती है? देखिए, एक चीज़ तो होती है इकोनॉमी के अंदर सरकार पैसा इन्फ्यूज करे, दूसरा ये होता है कि इकोनॉमी के अंदर प्राइवेट सेक्टर पैसा इन्फ्यूज करे। फॉर एग्जाम्पल, जब कोविड-19 का पैंडेमिक आया तो 2021 और 2022
इन 2 सालों में भारत सरकार ने बड़े स्केल पे पैसा मार्केट में उतारा ताकि बिजनेसेस रिबाउंड करें, ग्रो करें। एक तरीका ये होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो पैसा इन्फ्यूज करे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज है। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज रिटेल में बोल लीजिए, माइनिंग में बोल लीजिए, एनर्जी सेक्टर में बोल लीजिए, टूरिज्म सेक्टर में बोल लीजिए, सब में पैसा जबरदस्त तरीके से ग्राउंड पे लगाए। कैसे लगाएगा? तो उधार लेके, ठीक है ना। तो अलग अलग जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो प्राइवेट सेक्टर हैं, वो बड़े लेवल पे डोमेस्टिक इकोनॉमी में पैसा इन्फ्यूज करा। वो ऑब्वियस सी बात है, वो अपना बचाया हुआ पैसा इन्फ्यूज नहीं करेंगे, इंटरनेशनल मार्केट से डेप्ट लेके इन्फ्यूज करेंगे। इसको आप बोलोगे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। लेकिन एक प्रॉब्लम है, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होती है वो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम करती है। भले ही सरकार ने आपका इनकम टैक्स 25% कर दिया हो 30% से, नई कंपनियों के लिए 25% से 15% कम कर दिया हो, लेकिन तब भी प्राइवेट कंपनियां पैसा तब खर्च करेंगी जब उनको लगेगा कि पैसा खर्च करने के बाद कुछ कमाई होगी, कुछ प्रॉफिट होगा। और अभी क्या है कि इस समय पे जो इकोनॉमिक हालात चल रहे हैं, कंपनीज आर नॉट श्योर दैट दे विल बी एबल टू मेक प्रॉफिट। लेकिन देश के लिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप देखो तो इंडिया में ऑलमोस्ट टोटल कैपिटल फॉर्मेशन का 75% प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से आता है। तो अब ऐसे केसेस में सिर्फ सरकार पैसा खत्म करती रहेगी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट करती रहेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। प्लस यहाँ पे जो ऑथर हैं पुलापरे बालाकृष्णन साहब, वो मोदी जी की सरकार को भी थोड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं इनडायरेक्टली। नरेंद्र मोदी जी की जो बीजेपी की सरकार आई 2014 में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल को फॉलो करते थे, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मॉडल में इन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा फोकस किया है, पब्लिक इन्वेस्टमेंट पे कम फोकस किया है। नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, इनको बिजनेस फ्रेंडली समझा जाता था। जब ये देश के प्राइम मिनिस्टर बने तो 2014 से लेके 2020 तक जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट का क्वांटम रहा है वो थोड़ा लिमिटेड रहा है। उसकी कुछ वजह है। एक वजह तो ये है कि इंडिया ने, मतलब इस समय की जो बीजेपी की सरकार थी, इसने हाई फिजिकल डेफिसिट को इनहेरिट किया था। पहले जो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी कांग्रेस की, उस समय पे फिजिकल डेफिसिट इंडिया की ज़्यादा थी। इंडिया के सामने टारगेट था कि हम अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम से कम 3-3.5% तक रिटेन करें। तो फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन बजट मैनेजमेंट एक्ट के प्रोविजंस को मानना है, अपनी फिजिकल डेफिसिट को कम करना है। तो 2014 से लेकर 2020 तक मोदी सरकार का कोशिश क्या रही है कि भाई सरकारी खर्चा कम हो, हम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू खर्चा मोबिलाइज करने की कोशिश करें। और इसके लिए बहुत सारे प्रो बिजनेस इंसेंटिव्स दिए गए। 2020 में जब कोरोना फैलना शुरू हुआ, उस समय पर सरकार को समझ में आया कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आनी थोड़ी मुश्किल हो गई है। तो उसके बाद सरकार ने क्या किया कि बड़े स्केल पे 2021 और 22 में पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने खर्चा किया। लेकिन 2014 से लेकर 2020 तक सरकारी खर्चा ज़्यादा आया नहीं है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर रिलाई किया है। और ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट पर रिलाई करने वाला काम है ना, इसमें 2 और चीज़ें हो गई। तो डीमोनेटाइजेशन हो गया, दूसरा जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन हो गया। तो इन सारे फैक्टर्स की वजह से 2014 से लेके 2020 तक इंडियन इकोनॉमी उस पोटेंशियल के साथ नहीं बढ़ी जिस पोटेंशियल के साथ उसको बढ़ना चाहिए था। मोदी सरकार ने यहाँ पे, पुलापरे बालाकृष्ण साहब का ये बोलना है कि ये अच्छा स्टेप नहीं लिया कि 2014 से लेकर 2020 तक पब्लिक इन्वेस्टमेंट के क्वांटम को कम रखा और सिर्फ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपनी डिपेंडेबिलिटी रखी। ये इंडिया को नहीं करना चाहिए था। इंडिया इसकी वजह से सफ़र कर रहा है, इंडिया इसकी वजह से बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ा। अब ये तो देखिए अलग अलग इकोनॉमिक पंडित्स का मानना है। कुछ इकोनॉमिक पंडित्स बोलेंगे मोदी जी और बीजेपी की पॉलिसीज अच्छी थी, कुछ बोलेंगे खराब थी। ओवरऑल सरकार को ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोग बोलते हैं कि जब सरकार ज़्यादा पैसा खर्च करती है, नो डाउट देश का डेप्ट बढ़ता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इकोनॉमी के अलग अलग फैक्टर्स को पुश मिलता है जो लॉन्ग टर्म में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के पोटेंशियल को बढ़ाता है। वहीं पे दूसरे लोग ये बोलेंगे कि ऑलरेडी हमारी फिजिकल डेफिसिट 3% के ऊपर जा रही है, सरकार और पैसा खर्च कर करके उधार में डूब जाए क्या? तो उधार जितना लेगी उतना ही इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। तो कैपिटल और आप कह लो करंट एक्सपेंडिचर में हमारा करंट ही बढ़ता जाता है, कैपिटल बढ़ ही नहीं पाता है। तो सब अलग अलग फैक्शंस के अपने अपने पॉइंट्स हैं। लेकिन ऑथर ये बोल रहा है कि जब भी पास्ट में ग्रोथ एक्सेलरेशंस देखने को मिले, जैसे 1950s में मिले, 1970s में मिले, अर्ली 2000s में मिले, मिड 1960s में मिले, वो ग्रोथ एक्सेलरेशंस इस बेसिस पे देखने को मिले कि बड़े क्वांटम में सरकार ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट किया था। तो बड़े क्वांटम में पब्लिक इन्वेस्टमेंट के चलने के बाद ही अगर आप देखो तो जीडीपी की ग्रोथ एक्सेलरेशंस बढ़े थे। तो ये बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। क्या सही है क्या गलत है ये तो अलग अलग इकोनॉमिक पंडित्स का बोलना है।
इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो प्रोडक्टिविटी इन्हेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर आना चाहिए, हमें अपना कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है, चाहे वो पब्लिक से आए चाहे प्राइवेट से आए। ये बात कुछ हद तक सही है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट एक लिमिट तक ही किया जा सकता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज द रियल गोल, क्योंकि हम एक सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है चाइना की तरह। तो ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट हमने यहाँ पे देखा। फिर आ जाते हैं द फेट ऑफ चिप्स विल डिटरमिन द फेट ऑफ नेशंस। देखिए, एक ह्यूमन हेयर 50 से 80 माइक्रॉन्स का होता है, नोवल कोरोना वायरस 0.1 से 0.5 माइक्रॉन्स का होता है, और आज की जो एडवांस सेमीकंडक्टर चिप्स हैं वो नोवल कोरोना वायरस से भी आधे डायमीटर की होती है। और इन छोटी छोटी सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप्स में बिलियंस ऑफ प्रोसेसेस होते हैं। अगर आप देखो तो ये जो एप्पल की नई A16 चिप्स आई है ना, इसके अंदर 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स हैं। ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, जो दुनिया की लीडिंग मैन्युफैक्चरर है चिप्स की, ये क्या करती है कि एक क्विंटिलियन से ज़्यादा ट्रांजिस्टर्स पुटअप कर रखे हैं एक आईफोन की चिप पे। मतलब एक आईफोन की चिप पे 1 फॉलोड बाई 18 जीरोस ट्रांजिस्टर्स, एक क्विंटिलियन ट्रांजिस्टर्स पुटअप किए। मतलब ओवरऑल आप समझ सकते हो कि हम हर जो फोटो खींचते हैं, हम हर जो कॉल करते हैं अपने आईफोन से या किसी भी और फोन से, उसमें बैक एंड में जो प्रोसेसिंग हो रही है वो चिप्स के थ्रू हो रही है। एप्पल अपनी चिप्स खरीदता है सरस लॉजिक, क्योक्सिया, स्काईवर्ड्स और TSMC से। TSMC ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ताइवान की सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है भाई। अब अपने आप में आज की डेट में एप्पल चिप्स पे काम कर रहा है। चिप इज बेसिकली फोर्स ऑफ नेचर, समझ गया। एप्पल एक $1 ट्रिलियन कंपनी है, लेकिन एप्पल खुद अपनी चिप्स नहीं बनाता है, एप्पल दूसरों से अपनी चिप्स खरीदता है। जैसे A16 जो चिप है उसको तैपई में एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग 18, वो बनाती है। जो TSMC का फैब्रिकेशन प्लांट है ताइवान के अंदर, वो मोस्ट एक्सपेंसिव और वैल्यूएबल फैक्ट्री है पूरी दुनिया की। चिप्स पूरी दुनिया में बहुत हैंडफुल नेशंस बना रहे हैं, ताइवान, साउथ कोरिया, US, जापान, नीदरलैंड्स, चाइना, जिसमें से मेजर क्वांटम बन रहा है ताइवान के अंदर। आज की डेट में जब भी US से सवाल पूछा जाता है कि कल की डेट में ताइवान और चाइना में अगर जंग हो जाती है तो क्या आप ताइवान का सपोर्ट करोगे, US की एक बहुत बड़ी वजह ताइवान को सपोर्ट करने की ये है कि जो चिप्स की सप्लाई है US के पास वो ताइवान से आती है, और ताइवान को इस स्टेट तक पहुंचाने में US का एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल रोल रहा है। समझ गया। आज की डेट में अक्सर कर चाइना ये बोलता है कि US इंटरवीन क्यों कर रहा है। चाइना की जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, चाइना के पास जो टेक्नोलॉजी पहुंची है, और चाइना के जो आप कह लो स्टेट्स हैं जैसे कि हांगकांग हो गया और ओवरऑल ताइवान हो गया, ये इतने क्यों डेवलप कर गए, इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन US का रहा है। रशिया यूक्रेन वॉर में जीत नहीं पा रहा है, डोमिनेट नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं डोमिनेट कर पा रहा है? क्योंकि रशिया के पास प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स उतनी नहीं जितनी यूक्रेन के पास है। यूक्रेन प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स को इस्तेमाल कर रहा है, और ये जो प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं इसके पीछे का मैकेनिज्म चिप्स डोमिनेट कर रही है। और ये जो हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली चिप्स वाली मिसाइल है यूक्रेन के पास कहाँ से पहुंची, तो वेस्टर्न लाइट से पहुंची, US से पहुंची, यूरोप से पहुंची। रशिया के पास उतनी हाई एंड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल नहीं है। एक तो वेस्टर्न ट्रेड सैंक्शंस के चलते उस लेवल पे इतनी हाई लेवल की मिसाइल्स नहीं बना पा रहा है कौन, रशिया, जितनी यूक्रेन के पास अवेलेबिलिटी। यूक्रेन को तो US और वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड कर रही हैं, रशिया के पास उतनी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स है नहीं। इन प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स के बेसिस पे ही यूक्रेन रशिया के खिलाफ जंग में इतना डोमिनेट कर पा रहा है। इस समय पे पूरी दुनिया भर में चिप्स की कमी पड़ गई है। टोयोटा का जो ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जापान के अंदर, वो बंद पड़ गया। क्यों? क्योंकि चिप्स की कमी है। US के अंदर इस समय पे व्हीकल्स का वेट टाइम ज़्यादा है, क्योंकि जापान की जिन फैक्ट्रियों के अंदर ये गाड़ियां बनती हैं वहां पे चिप्स की कमी आ रखी है। तो बेसिकली आगे आने वाले समय में एक कंट्री किस कैपेबिलिटी के साथ चिप्स बना सकती है और कैसे उसको कॉम्प्लेक्स सिस्टम में इंटीग्रेट और सिंथेसाइज कर सकती है, वो ये डिसाइड करेगा कि आगे आने वाले समय में वो कंट्री कितनी डोमिनेट करेगी। डिफेंस सेक्टर हो, टेलीकॉम सेक्टर हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, मोबिलिटी सेक्टर हो, चिप शॉर्टेज सबको अफेक्ट करेगा। समझ गए भाई? ये बताया जा रहा है अगर कल की डेट में नेचुरल डिजास्टर आता है साउथ कोरिया और ताइवान में, और उसकी वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग के इकोसिस्टम पे इंपैक्ट आता है, तो पूरी दुनिया में इसका फर्क पड़ेगा। समझ गए? US, यूरोपियन यूनियन, जापान, इंडिया, चाइना ने $200 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं सेमीकंडक्टर सेक्टर में, क्योंकि हर कंट्री सेमीकंडक्टर सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है। रीजन भी कि यही सेमीकंडक्टर सेक्टर आगे आने वाले समय में टेक्नोलॉजिकली इन कंट्रीज को ओवरऑल मीनिंगफुल रहने में मदद करेगा। समझ गए बात को? लेकिन ओवरऑल जब भी आप इस चिप मैन्युफैक्चरिंग में घुसते हो तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है। डोंट बी फॉक्सकॉन्ड। ये क्या चीज है भाई? देखिए, ब्राजील ने और वियतनाम ने
अपने यहाँ पे सेमीकंडक्टर प्लांट बनाने के लिए बहुत सारी ताइवान बेस्ड कंपनीज के साथ डील की। यूएस के अंदर विस्कॉन्सिन नाम के स्टेट में रेसाइन काउंटी है, यहाँ पे भी एक डील हुई। इस डील में इन्वॉल्व थे टेरी गाउ, जो कि फॉक्सकॉन के चेयरमैन है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी इसको देख रहे थे, गवर्नर स्कॉट वॉकर भी देख रहे थे। इस फॉक्सकॉन नाम की कंपनी को यूएस से $5 बिलियन की सब्सिडी हुई। इस फॉक्सकॉन नाम की कंपनी के एग्जीक्यूटिव ने बोला कि हाँ भाई यूएस के विस्कॉन्सिन में हम प्लांट लगाएंगे, हजारों जॉब्स क्रिएट होंगी। लेकिन ये सब बातें केवल पेपर पे रह गई। फॉक्सकॉन वाले अपनी सब्सिडी लेके निकल गए, ग्राउंड लेवल पे कोई प्लांट बना नहीं, जो प्लांट बना उसको स्टोरेज फैसिलिटी बोल दिया गया। तो ब्राजील, ताइवान, इवन यूएस के अंदर भी इन कंपनीज को लगाने की कोशिश की गई है, बट एक्चुअली में ग्राउंड लेवल पे प्लान फ्रूटफुल नहीं हो पाया, इंप्लीमेंट नहीं हो पाया। तो कुल मिला के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को अपने कंट्री के अंदर लाने की कोशिश की, बट वो जो कंट्री के अंदर लाने वाला प्लान था वो फेल हो गया। इंडिया के साथ ये नहीं होना चाहिए। इंडिया को समझना पड़ेगा कि अगर हम सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेसिंग प्लांट को लगाना चाहते हैं तो उसकी कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। एक तो बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ क्लीन वाटर डेली के बेसिस पे चाहिए। एक एलसीडी पैनल की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को इंडिया के अंदर बनाने के लिए डेली के बेसिस पे बिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ क्लीन वाटर और उसके साथ साथ स्टडी इलेक्ट्रिसिटी। अभी जब कोल की कमी हो गई थी तो स्टडी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं आ रही थी। समझ गया बात को? ये जो रेसाइन काउंटी है विस्कॉन्सिन की, यहाँ पे जब लगाया जा रहा था ये सेमीकंडक्टर प्लांट, तो ग्रेट लेक कॉम्पैक्ट पे, जो ग्रेट लेक्स का जो इकोसिस्टम है उस पर जो इफेक्ट आएगा, इसको लेके एनवायरमेंटलिस्ट ने इशू उठा दिए। तो इंडिया के अंदर जब इस प्रकार के प्लांट्स लगाए जाएंगे तो इशू तो आएगा। एक तो 15 से 20 बिलियन डॉलर लगते हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लगाने में, उसके बाद उसको कई सालों तक चलाना पड़ता है उसको प्रॉफिटेबल बनाने के लिए। उसके बाद से भाई देखो तो पानी का इस्तेमाल, इन्वायरमेंटलिस्ट इससे नाराज होंगे, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, और उसके भी बाद इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आप बनाओगे क्या? बाकी देश अपनी चिप्स की डिजाइन जब तक आपके साथ शेयर नहीं करेंगे तब तक ओवरऑल अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में आप ज्यादा कुछ बना नहीं सकते। तो कुल मिला के आगे आने वाले समय में इंडिया को अगर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में एक मेजर प्लेयर बनना है तो बहुत सारे पॉइंट्स को पैरेलली एड्रेस करना पड़ेगा। सरकार को प्रोएक्टिवली ग्राउंड लेवल पे चीज़ों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके सक्सेसफुल हो पाएंगे, क्योंकि इस प्रकार के आइडियाज बाकी कंट्रीज में फेल हो चुके हैं। फिर क्या बोला जा रहा है? द कॉलिशन ऑफ द वर्ल्ड। देखिए क्या है, इंडिया इस समय पे G20 का प्रेसिडेंट है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट है और यूएनएससी का भी मेंबर रह चुका है। देखिए 1920 में लीग ऑफ नेशंस बना था। जब पहला वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में, 1914 से शुरू हो गया, 1914 टू 1918 पहला वर्ल्ड वॉर था। उसके बाद बना लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशंस फेल हो गया, सेकंड वर्ल्ड वॉर हो गया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बना यूनाइटेड नेशंस। अब यूनाइटेड नेशंस के 75 साल एग्जिस्टेंस के हो चुके हैं और अब यूनाइटेड नेशंस उतना इफेक्टिव नजर नहीं आ रहा। रिसेंटली देखिए तो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस साहब ने बोला कि भाई ग्लोबल गवर्नेंस में प्रॉब्लम चल रही है। ओवरऑल दुनिया भर की कंट्रीज एक दूसरे के साथ बातचीत नहीं हो रही है। एक बड़ा ट्रबल हमारे सामने आता नजर आ रहा है। कोलोसल ग्लोबल डिसफंक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज आपस में इस हद तक गुत गई हैं कि अपने बायलैटरल इश्यूज को रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं। G20 जैसे ग्रुप्स भी बहुत डिफंक्ट से नजर आ रहे हैं। ऐसे केसेस में इंडिया G20 का भी प्रेसिडेंट है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भी प्रेसिडेंट रहा है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भी प्रेसिडेंट रहेगा 2023 में। इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और दुनिया भर की जो कंट्रीज हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ बिंदी नजर आ रही हैं, लड़ती नजर आ रही हैं, उन सबके साथ पैरेलली इंडिया इंगेज कर रहा है। तो क्या इंटरनेशनल कोऑपरेशन में इंडिया कुछ कर सकता है? प्रॉब्लम्स क्या क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि मल्टीलैटरलिज्म इज अंडर चैलेंज। यूएस अपनी अलग पार्टनरशिप बनाता नजर आ रहा है, रशिया चाइना का अपना एक अलग एक्सिस बनता नजर आ रहा है, और ये एक्सिस बहुत सारे एजेंडा पे एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल क्लाइमेट कप के गोल्स को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना है, इसके ऊपर कोई बातचीत ढंग से नहीं हो पा रही है। WTO का जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है। रियो में जो समिट हुई थी 1992 में, उसमें प्रॉमिस किया गया था कि 2009 तक प्रति ईयर $100 बिलियन देंगी डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को। ये पैसा यहाँ पे निकल के नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ चाइना और रशिया मिलके अपना एक एक्सिस बना रहे हैं। चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरी दुनिया में इन्वॉल्व हो रहा है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में डेप्ट के थ्रू अलग अलग कंट्रीज को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके खिलाफ एक अलग मुहिम छोड़ दी है वेस्टर्न कंट्रीज ने। तो दुनिया बटी नजर आ रही है, एक तरफ वेस्टर्न लेड कंट्रीज, दूसरी तरफ चाइना रशिया का एक्सिस। तीसरे वो प्लेयर्स निकल के आते हैं जो ना रशिया चाइना एक्सिस के मेंबर हैं, ना ही वेस्टर्न कंट्रीज को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। वो अपनी लीडरशिप को आगे इन्फ्लुएंस और असर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इंडिया हो गया, ब्राजील हो गया। तो ओवरऑल
यूनाइटेड नेशंस की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे इन नए लीडर्स को जगह दी जाए जो डोमिनेंट प्लेयर्स रहे हैं हमेशा से हिस्ट्री में ओवरऑल ग्लोबल पॉलिटिक्स की, उनकी डोमिनेंसी इतनी ना बढ़ा दी जाए कि कल की डेज में मैटर्स इतने इंस्टेबलाइज हो जाएं कि हमारे पास स्टेबिलिटी या फिर कह लो कि चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे रिजॉल्व करने का कोई तरीका ही ना बचा। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही, ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे। फिर हड़ताल ब्रिंग केरला टू अ स्टैंड स्टिल। क्या है कि केरला एक ऐसा स्टेट है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम केरला में एकदम से हड़ताल हो जाती, इम्प्रॉम्प्टू हड़ताल, बिना किसी एडवांस नोटिस के हड़ताल, कभी भी हड़ताल हो जाती है केरला के अंदर। एकदम से आप देखोगे ट्रैवलर्स फंस जाएंगे, कहीं पत्थरबाजी शुरू हो जाएगी, स्ट्रीट एकदम खाली है, शॉप्स तोड़ फोड़ दी गई, प्राइवेट प्रॉपर्टीज को डैमेज कर दिया गया, बसेस तोड़ दी गई। रिसेंटली अगर आप देखो तो जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक मुहिम छोड़ दी, इनके लीडर्स को अरेस्ट किया गया, तो भैया पत्थरबाजी होने लगी, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने लगे। और रिकरेंट हड़ताल केरला के अंदर नॉर्मल बात है। तो इससे पता चलता है कि केरला एक पॉलिटिकल एजी स्टेट है, एक पेरेनियली वॉलेटाइल स्टेट है, जो कि गलत है। क्योंकि जब भी हड़ताल लगती है तो लोगों की लाइफ पे इम्पैक्ट आता है, उनकी जिंदगियां, उनकी हेल्थ खतरे में आ जाती है, और फ्रिवोलस रीजंस की वजह से हड़ताल हो जाती है, ठीक है ना। और हड़ताल को ऑर्गेनाइजेशंस बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से चलाते हैं, जैसे व्हाट्सएप में गोरिल्ला और फ्लैश हड़ताल के ग्रुप बनाए जाते हैं, उन ग्रुप के थ्रू लोगों को भड़काया जाता है। इस भड़कावे के बेसिस पे वो जगह जहाँ पे प्रॉपर तरीके से सीसीटीवी कैमराज अवेलेबल नहीं है, वहां पे आप कह लो हड़ताल को इनिशिएट किया जाता ताकि किसी को रिस्पॉन्सिबल ना ठहराया जा सके, कन्विक्शन ना हो पाए। तो ऑर्गेनाइज तरीके से चीज़ों को जानते हुए ओवरऑल जो पब्लिक शांति है उसको भंग करने की कोशिश की जाती है। अभी आप देखो तो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स के अगेंस्ट जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने रेड मारी तो नॉर्थ केरला में 2 पेट्रोल बॉम्ब अटैक हुए। मास्क और हेलमेट क्लैड पर्सन्स जो कि मोटरसाइकिल्स पे ट्रेवल कर रहे थे, उन्होंने बसेस को, व्हीकल्स को, स्टेट के अंदर शॉप्स और होटल्स को टारगेट किया। केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन की बसेस को आग लगाई गई। वो बसेस जो कि पैसेंजर्स को एयरपोर्ट, हॉस्पिटल, सोशल फंक्शंस, रेलवे स्टेशन लेके जा रही थी, उनको अटैक किया गया। तो भाई ये क्या मजाक चल रहा है? पीएफआई के ऊपर एक सेंट्रल एजेंसी एनआईए अटैक कर रही है और आप केरला की सरकार की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये किस हद तक सही है? केरला हाई कोर्ट ने एक स्यूमोटो केस रजिस्टर किया है और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लीडर्स को रिस्पॉन्सिबल माना है। बोला है कि तुम लोग हड़ताल कॉज कर रहे हो, पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा रहे हो। बहुत सारे पीएफआई के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया और जब उन्होंने बेल मांगी तो केरला हाई कोर्ट ने बोला कि बेल तब मिलेगी जब तुम ये सारे नुकसान का हर्जाना भरोगे, नहीं तो तुमको बेल ही नहीं मिलेगी, ठीक है ना। ये जो पीएफआई की हड़ताल है इसको अनलॉफुल बोल दिया केरला हाई कोर्ट ने। केरला हाई कोर्ट ने बोला कि तुमने जुडिशियल कंटेम्प्ट किया है, तुमने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया है, तुमने पब्लिक स्टेबिलिटी को बिगाड़ा है। केरला हाई कोर्ट की गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आपको हड़ताल करनी है तो 7 दिन का एडवांस नोटिस देना पड़ेगा लोगों को, ताकि लोगों को पता रहे 7 दिन पहले से कि भाई हड़ताल आने वाली, तो लोग अपना इंतजाम करके रखेंगे, यहाँ पे हड़ताल वाले दिन बाहर नहीं निकले। केरला में तो आजकल ये होता है कि शाम को डिस्कशन हुआ कि कल हड़ताल करनी है, सुबह लोग ऑफिस जा रहे हैं, हड़ताल हो गई, लोगों को ऑफिस जाते जाते काम करते करते पता चला है कि हड़ताल हो गई, अब घर पहुंचना मुश्किल हो रहा है। अरे पहले से बता दो हड़ताल है, लेकिन पहले से कोई नहीं बताएगा। अभी पीएफआई जैसे लीडर्स अगर पहले से बताने लगेंगे तो हड़ताल का उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा ना, लोग घर में बैठे होंगे। हड़ताल का इम्पैक्ट तो इन लीडर्स के लिए तब आता है जब लोगों की लाइफ डिस्टर्ब हो, क्योंकि लोगों की लाइफ को डिस्टर्ब करके तो सरकार तक मैसेज पहुंचेगा। तो ये बात है यहाँ पर। लेकिन हाई कोर्ट की जो डिवीजन बेंच है केरला की, उस पर जस्टिस A.K. जय शंकरन नंबियार और जस्टिस मोहम्मद दियास ने साफ साफ बोला है कि लोग परमानेंट फियर में नहीं रह सकते आपके। आप पॉलिटिकल पार्टीज और ग्रुप्स, इन्फ्लुएंशियल ग्रुप्स अपने एजेंडा के लिए हड़ताल लगाते हो, ठीक है, आप अपने एजेंडा को फुलफिल करो, लेकिन वो एजेंडा दूसरों के लिए बेन नहीं बन सकता। केरला हाईकोर्ट ने साफ साफ बोला कि रूल ऑफ लॉ चलता है, रूल ऑफ मैन और मॉब नहीं चलता है। तो पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशंस और वायलेंट प्रोटेस्ट में फ़र्क है, ये फ़र्क ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। नहीं पड़ेगा तो जो भी हड़ताल कर रहा है उसको यहाँ पे अकाउंटेबल माना जाएगा। समझ गए? फिर एक आर्टिकल है कि भाई 3 मेंबर कमीशन बनाया गया है कि भाई शेड्यूल कास्ट स्टेटस सबको दिया जाए, नहीं दिया जाए। मतलब देखिए, हिंदू, सिख और क्रिश्चियंस, ये 3 धर्म में जो शेड्यूल कास्ट है उनको शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया, रिजर्वेशन के बेनिफिट्स मिलते हैं। लेकिन क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के अंदर जो भी शेड्यूल कास्ट से कन्वर्ट होकर गए हैं उनको इस समय पे रिजर्वेशन के बेनिफिट्स नहीं मिल रहे। तो उसके लिए ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन गई है, 3 मेंबर की कमेटी बना दी गई है जिसको फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया KG बालाकृष्णन लीड कर रहे हैं।
बाकी 2 मेंबर्स कौन से हैं नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो बहुत सारी चीज़ों को इस कमेटी को एग्जामिन करना पड़ेगा। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि क्या कन्वर्जन के बाद, क्या ये जो हिंदू एससीज हैं, ये कन्वर्जन के बाद अगर इस्लाम धर्म अपनाते हैं या क्रिश्चियनिटी धर्म अपनाते हैं, तो इन धर्मों पे जाने के बाद क्या उनका डिप्रेस्ड क्लास का स्टेटस सही होता है? क्या उनका सोशल स्टेटस में कोई इंप्रूवमेंट आता है? क्या वो तब शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए एलिजिबल हैं? इन चीज़ों को स्टडी करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। यहाँ पे एक रिपोर्ट की अगर बात की जाए, नेशनल कमीशन फॉर रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज, इसको लीड किया था फॉर्मर चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा ने। इस पर्टिकुलर 2007 की रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था कि ठीक है भाई, वो दलित शेड्यूल कास्ट जो कि हिंदू धर्म से या बुद्धिज्म धर्म से इस्लाम या क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उनको भी आप शेड्यूल कास्ट का दर्जा दे दो, उनको भी आप रिजर्वेशन दे दो। लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक बहुत बड़ा इशू ये है कि जब तक आप हिंदू धर्म में एक शेड्यूल कास्ट के दर्जे पे हो, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली वीकर वाला टैग भी आपके साथ लग जाता है। जब आप किसी और धर्म में कन्वर्ट हो गए, तो क्या आप इकोनॉमिकली वीकर वाली कैटेगरी में रहे, ये भी एक चीज देखनी पड़ेगी। तो बेसिकली इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के अंदर जो भी दलित कन्वर्ट हुए हैं, उनको अगर आप शेड्यूल कास्ट का दर्जा देते हो, तो किस हद तक वो सोशली डिसएडवांटेज है कि उनको दर्जा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, किस हद तक रिजर्वेशन की डेमोक्रेसी इस डिसीजन से इफेक्ट होगी, इन सब चीज के ऊपर ये 3 मेंबर की कमेटी अपना एनालिसिस करेगी। लेट्स सी क्या फाइनल यहाँ पे निकल के आता है। फिर इस बार की नोबेल पीस प्राइज की बात की जा रही है। देखिए, इस बार का नोबेल पीस प्राइज 3 लोगों को दिया गया। एक तो है बेलारूसियन ह्यूमन राइट्स कैंपेनर और 2 सिविल लिबर्टी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन है? तो देखिए, 2021 में, ये मैं 2021 की बात बता रहा हूँ, 2021 में दिमित्री मुरातोव, जो कि एडिटर इन चीफ थे रशियन के नोवाया गैजेट के, एक ऐसा गैजेट जो इंडिपेंडेंट बेसिस पे ऑपरेट करता था, व्लादिमीर पुतिन के रशिया को क्रिटिसाइज करता था, इसको नोबेल पीस प्राइज दिया गया था। ठीक है, इस साल नोबेल पीस प्राइज दिया गया है एक एलेस बियालित्स्की नाम के बेलारूसियन एक्टिविस्ट है, इनको दिया गया। फिर यूक्रेन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, इसको दिया गया है। और मेमोरियल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है रशिया के अंदर, उसको दिया गया है। मेमोरियल नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है रशिया के अंदर, ये रशिया की सरकार द्वारा स्टेट एब्यूजेस जो होते हैं उनको आइडेंटिफाई करता है। मेमोरियल एक इंडिपेंडेंट एनजीओ है रशिया का, जो कि रशिया के लीडर्स से अकाउंटेबिलिटी मांगता है, व्लादिमीर पुतिन से अकाउंटेबिलिटी मांगता है, व्लादिमीर पुतिन के एसोसिएट से अकाउंटेबिलिटी मांगता है। और रशिया के अंदर रह के आप व्लादिमीर पुतिन से पंगा नहीं ले सकते हो, समझ गए? मेमोरियल नाम के इस एनजीओ के पास उन विक्टिम्स और परपेट्रेटर्स का डाटा बेसिस है जिसके खिलाफ रशियन सरकार ने अत्याचार किए। तो अपने आप में इस पर्टिकुलर मेमोरियल नाम के ऑर्गेनाइजेशन को मिला है नोबेल पीस प्राइज। फिर जो मिस्टर बियालित्स्की हैं, ये बेसिकली वियासना स्प्रिंग नाम के ग्राइड ग्रुप्स के फाउंडर हैं, जो कि बेलारूस में डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई करता है। और इनका रहना बेलारूस में मुश्किल हो गया। 2011 से लेकर 2014 तक ये जेल में थे। अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इनको जेल में डाल रखा था। फिर 2020 में डिस्प्यूटेड प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, अलेक्जेंडर लुकाशेंको फिर से पावर में आ गए रशिया की मदद से, और अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने फिर से मिस्टर बियालित्स्की को उठा के जेल में डाल दिया। फिर ये जो सीसीएल नाम का ऑर्गेनाइजेशन है, ये सीसीएल नाम का ऑर्गेनाइजेशन यूक्रेन में डेमोक्रेसी को प्रमोट करता है, और रशिया ने जो भी एलिज्ड वॉर क्राइम्स किए हैं यूक्रेन के अंदर, इसको पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश करता है। तो ये 3 ऑर्गेनाइजेशन है यूक्रेन के अंदर का सीसीएल, बेलारूस के मिस्टर बियालित्स्की और मेमोरियल नाम का एनजीओ इन रशिया। इन तीनों को इस बार नोबेल पीस प्राइज दिया गया। तो ये एक न्यूज़ अपडेट थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं अपने एडिटोरियल डिस्कशन को खत्म कर रहा हूँ। काम भर की बिल्कुल स्पेसिफिक चीज़ें मैं हमने आपको बता दी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे।